Hello and welcome to Knowledge. My name is Samitish. So friends, as you know, we were discussing about ancient history, and in the last lecture, we discussed about the Chalcolithic time period. Now in this particular lecture, we will discuss about Indus Valley Civilization. Now ये जो टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये काफ़ी लंबी टॉपिक है, तो हमने इस टॉपिक को दो भाग में डिवाइड किया है और दो वीडियोस में मैं इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करूँगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो पहला हम देखेंगे टाइम पीरियड के बारे में, फिर हम बात करेंगे जियोग्राफिकल एक्सटेंट एंड इम्पोर्टेंट साइट्स के बारे में, फिर टाउन प्लानिंग के बारे में, एग्रीकल्चर कैसा होता था, ट्रेड कैसे और कहाँ होता था, सील्स कौन कौन से यूज़ हुए थे, इसका मेन पर्पस क्या था, और आर्ट एंड क्राफ्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये रहा थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट। तो देखिए जो टाइम पीरियड है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो बिलोंग करता है 2500 टू 1750 BC तक। तो जैसा कि आपको पता होगा, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जो कैलकोलिथिक टाइम पीरियड है वो स्टार्ट होता है प्री हड़प्पन टाइम पीरियड से, फिर हड़प्पन टाइम पीरियड, फिर पोस्ट हड़प्पन टाइम पीरियड। तो ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है का जो ये टाइम पीरियड है 2500 से लेकर 1750 BC, ये एक मेच्योरिटी शो करता है। दैट मीन्स इस टाइम पीरियड के बीच में इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने अपने एकदम लार्जेस्ट एक्सटेंट पे था, अपने मेच्योर स्टेज पे था। इसके बाद से इसका डिक्लाइन शुरू हो गया और इसके पहले का जो फेज था प्री हड़प्पन फेज, यहाँ पे इसका इवोल्यूशन हुआ था कि कैसे नोमैडिक हर्ड्समैन टू सेटल एग्रीकल्चर एंड देन ग्रोथ ऑफ लार्ज विलेज हुआ। उसके बाद फिर कैसे एक सिटी बनी, फिर कैसे एक इसका डिक्लाइन हुआ। ये पूरा जो प्रोसेस है उसे ही हमें डिस्कस करना बेसिकली। तो देखिए सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर जो मोहनजोदारो या हड़प्पा की सिटी इस्टेब्लिश हुई होगी, वो बेसिकली सिटी बने कैसे होंगे, उस उनके इवोल्यूशन का प्रोसेस क्या होगा। तो जैसा कि हमने बताया था लास्ट वीडियो में कि 7000 BC में न्यूलिथिक साइट मेहरगढ़ वॉज द फर्स्ट विलेज। तो सपोज करिए मेहरगढ़ विलेज बना और वैसे ही कई विलेज बने। यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल। सपोज करिए कई विलेज है, अर्ली विलेज है, इनका मेन काम है एग्रीकल्चर और हर्डिंग, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। बट धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे इन विलेजेस में पॉपुलेशन इंक्रीज होती है तो वैसे वैसे फूड का डिमांड बढ़ता है, तो लोग एग्रीकल्चर भी और अमाउंट में करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि फूड की एक्सेस होती है। और साथ ही साथ कुछ लोग उन फूड्स को स्टोर करने के लिए पॉटरी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सपोज करो ये एक जो विलेज है बीच वाला, ये सेंटर आप देखिएगा, यहाँ पे फिगर दीजिए, ध्यान से दीजिएगा। सपोज करिए ये जो विलेज है, यहाँ पे पॉटरी बनाने का काम बहुत ही अच्छे स्तर पे होता है, बहुत बहुत ही अच्छा है, और यहाँ की पॉटरीज काफ़ी अच्छी हैं कंपेयर टू ये चार जो विलेजेस हैं। तब होगा क्या, लोग क्या करेंगे, जो यहाँ के एग्रीकल्चर वाले हैं, जो यहाँ फूड उगाते हैं, उनके पास पर्याप्त पॉल्ट्री नहीं मिल पाती गांव में, तो यहाँ आएंगे अपने अनाज को लेके, क्योंकि अनाज अब उनके पास पर्याप्त मात्रा में। then they used to come here and then they exchange with barter system with their potteries, और बदले में उन्हें पॉटरी मिलती थी। धीरे धीरे क्या होता है कि जब यहाँ इस गांव में पॉटरी की डिमांड बढ़ती है सपोज करिए, तो लोग पॉटरीज बनाना स्टार्ट करते हैं और लोग उस धंधे में इंक्लूड होने लगते हैं, और तरह तरह की पॉटरी के साथ साथ अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे कॉपर का भी खोज होगा, तो कॉपर के भी कुछ जार बनने स्टार्ट होंगे। तो इस पर्टिकुलर गांव में मेनली अब पॉटरी का ही काम होने लगा है, और पॉटरी के अलावा कुछ कुछ जो कॉपर के भी यूज़ हो रहा है, जार, कॉपर का जार, जैसे कि कैलकोलिथिक पीरियड में कॉपर की खोज हो चुकी थी, तो कॉपर का जार बना रहे हैं, फिर ऑर्नामेंट्स बना रहे हैं। तो धीरे धीरे हर तरह से लोग, हर गांव से लोग यहाँ आने लगे और यहाँ पे अपने चीज़ों के एक्सचेंज करने लगे। अब सोचिएगा, अब समझिएगा कि अब समझिए, सपोज करिए यहाँ पे भी कुछ लोग पॉटरी बनाने वाले हैं। अब वो ये देखेंगे कि यहाँ पे पॉटरी बनाने का जो इन्वायरमेंट है, पॉटरी बेचने का इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा है, तो वो यहाँ से माइग्रेट कर जाएंगे यहाँ पे इस गांव में। तब ये और एक्सपेंड करेगा और यहाँ पे ट्रेड होगा और यहाँ पे एक्सचेंज होगा, तो ये धीरे धीरे एक लार्ज विलेज सपोज कर लो या टाउन बनेगा। अब टाउन बनेगा तो अब यहाँ पे अलग अलग काम करने वाले, अलग अलग तरह के पेशे वाले लोग हैं। अब वहाँ मर्चेंट्स आएंगे,
मर्चेंट था, फॉरेन कंट्रीज से यहाँ मर्चेंट आना शुरू हुए, यहाँ से मर्चेंट फॉरेन कंट्रीज में जाना शुरू हुए। बड़ा टाउन है, समझ लीजिए कि ये हड़प्पा ही है पहले, आई मीन अभी मेच्योर एज में आने से पहले का हड़प्पा है। तो वो और डेवलप होंगे और एक्सपैंड होंगी चीज़ें, फिर धीरे धीरे ये बड़ी सिटीज़ में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ऐसा रहा था इवोल्यूशन प्रोसेस उस टाइम पीरियड का। नाउ ऐसे इस इवोल्यूशन प्रोसेस के थ्रू होकर इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने मेच्योर स्टेज पे आया होगा। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। देखिए, अब बात करते हैं ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इस टाइम पीरियड में 3 और सिविलाइजेशंस काफ़ी फेमस थे थ्रू आउट द वर्ल्ड। पहला था आपका इजिप्टियन सिविलाइजेशन, दूसरा था मेसोपोटामियन एंड थर्ड था चाइनीज सिविलाइजेशन। और ये जो तीनों सिविलाइजेशंस, ये चारों सिविलाइजेशंस थी, वो किसी ना किसी नदी के किनारे पर ही थी। जैसे कि ये अपना इंडस वैली या हड़प्पन कल्चर आपके इंडस रिवर के किनारे पे था, फिर आपका जो चाइनीज कल्चर है वो यांगजी नदी पे था, इजिप्टियन नील नदी पे था। तो ऐसे नदियों के किनारे ये फ्लरिश हुए थे। और अगर हम पर्टिकुलरली इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो इसकी खोज हुई थी 1921 में डी आर साहनी द्वारा और आर डी बनर्जी, जो उस समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो हेड थे जॉन मार्शल के अंदर काम कर रहे थे। इन्होंने खोज की थी। पर्टिकुलरली हम हर एक साइट के बारे में देखेंगे और उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। फिर ये जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ मेंशन की गई है, फर्स्ट अर्बनाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज द फर्स्ट अर्बनाइजेशन इन आवर एंशिएंट हिस्ट्री। अब ये इसका मतलब क्या हुआ? तो जैसा कि मैंने बताया, इवोल्यूशन प्रोसेस हुआ। इवोल्यूशन इन द सेंस कि पहले नोमैड से अर्ली विलेज, विलेज से मैच्योर विलेज, बड़े टाउन्स, फिर सिटीज़। तो ये जो प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड, स्टोन एज का टाइम पीरियड के बाद कैलकुलेटिव टाइम पीरियड में ये जो इवोल्यूशन प्रोसेस होता है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने मेच्योरिटी में आता है। तो ये फर्स्ट अर्बनाइजेशन है। इसके बाद क्या होता है, डिक्लाइन फेज स्टार्ट होता है, फिर आर्यंस आते हैं, फिर से विलेज का कॉन्सेप्ट आता है, लोग छोटे छोटे विलेजेस में रहना स्टार्ट करते हैं। फिर आगे चल के फिर रिवॉल्यूशन होता है और महाजनपद बनते हैं, जो 600 बीसी से 300 बीसी के बीच में आप देखेंगे जो महाजनपद के बनने का कॉन्सेप्ट है, उसे आप जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि उस फेज को सेकेंड अर्बनाइजेशन बोलते हैं। और फिर आता है आपका फ्यूडलिज्म, जो मिडाइवल इंडिया है। तो दैट्स वाई दिस इंडस वैली सिविलाइजेशन इज द मेन बेस ऑफ आवर अर्बनाइजेशन प्रोसेस इन दिस पर्टिकुलर हिस्ट्री ऑफ आवर इंडिया। नाउ अब हम बात करते हैं जियोग्राफिकल एक्सटेंट एंड इम्पोर्टेंट साइट्स के बारे में, बिकॉज ये पोर्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए अगर हम बात करें जियोग्राफिकल एक्सटेंट की, हाँ, कि हड़प्पन सिविलाइजेशन कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, तो देखिए आपके नॉर्थ में जम्मू कश्मीर में मांडा एक जगह पड़ता है, अखनूर, वहाँ से लेके साउथ में दैमाबाद एक सिटी पड़ती है आपका महाराष्ट्र में, और वेस्ट में सुक्तकेंदर से लेके ईस्ट में आलमगीरपुर। मैं आपको इंडिकेट कर देता हूँ यहाँ पे, ये रहा आपका सुक्तकेंदर, फिर उसके बाद ये रहा आपका आलमगीरपुर, ये जो यूपी में पड़ता है। फिर यहाँ नॉर्थ में जम्मू कश्मीर में मांडा एक जगह यहाँ पे, और यहाँ दैमाबाद पड़ता है महाराष्ट्र में। तो ये था टेरिटोरियल एक्सटेंट, दैट मीन्स इस रीजन तक पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन फैली हुई थी। ना यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जिनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अब क्यों ज़रूरी आप सोच रहे होंगे, तो मैं आपको दिखाता हूँ क्यों ज़रूरी है। देखिए 2019 में यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हड़प्पन साइट। देखिए ऑप्शंस क्या क्या हैं, चान्होदारो, कोट डीजी, सोहगौरा एंड देशलपुर। तो इसको देखते हैं मैप में कि क्या ये कहाँ कहाँ बिलोंग करते हैं। तो ये रहा आपका देशलपुर, ये रहा आपका एक मिनट, चान्होदारो, फिर आपका था कोट डीजी। कोट डीजी भी एक हड़प्पन साइट है, कोट डीजी। तो जो आखिरी बचता है सोगौरा इज नॉट अ हड़प्पन साइट, तो ऑप्शन सही होगा। इसलिए आपको देखना पड़ेगा मैप में, जैसे कि ये हो गया आपका हड़प्पा, ये हो गया मोहनजोदारो, ये हो गया राखीगढ़ी, जो जो कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, राखीगढ़ी, फिर आपका कालीबंगन, फिर आपका लोथल जहाँ पे डॉकयार्ड मिला हुआ है, तो आमरी, मेहरगढ़, ये तो विलेज थी पूर्व इंडस वैली सिविलाइजेशन के पहले की विलेज थी। सराय खोला हो गया। सो इस आलमगीर पीर तो हमने बात करी ही। तो ये जो साइट्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, तो आपको इन्हें याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे लिस्ट भी दी रखी है, आप एक बार मैच कर दीजिएगा इस लिस्ट से और इस मैप से ना। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सेलिएंट फीचर्स के बारे में, बेसिकली कौन कौन से हैं ये। तो सबसे पहले आता है टाउन प्लानिंग। तो देखिए
हड़प्पन सिविलाइजेशन या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन की टाउन प्लानिंग काफ़ी अच्छी थी। जो पूरा टाउन था वो दो भाग में डिवाइडेड था। एक था आपका अपर सिटी जिसे सिटाडल बोलते हैं, और एक था आपका लोअर सिटी जहाँ पे नॉर्मल वर्कर्स ट्रेडर्स रहते थे। और अपर सिटी सिटाडल में प्रेयर हॉल्स थे, बड़े बड़े ग्रेट बाथ माने जाते हैं, ग्रैनरीज बने हुए थे। तो ये रहा आपका अपर सिटी सिटाडल और ये रहा आपका लोअर सिटी। नाउ जो टाउन प्लानिंग थी वो जैसे मैंने बताया इट वाज टॉप नॉच। सो आज हम देखते हैं जैसे कि हमारे यहाँ जो सड़कें होती हैं, अगर कोई एक प्लान्ड कोई सिटी बिठाई गई है तो हर एक गलियाँ, एक जो सेंट्रल लेन होगी उसको 90 डिग्री पे कट करेगी। तो एग्जैक्टली यहाँ पे भी यही हुआ था कि ग्रिड सिस्टम बना हुआ था जहाँ सड़कें, छोटी सड़कें बड़े सड़कों को 90 डिग्री से 90 डिग्री के एंगल पे टच करती थी, कट करती थी। और इस तरह से पूरा एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, एक रोड की जाल बिछा रखी थी यहाँ हड़प्पन सिविलाइजेशन में। फिर बर्न ब्रिक्स मिले हैं हमें, जैसे कि घर बनाने के लिए आपने देखा होगा कि कैलकुलेटिक टाइम पीरियड में बर्न ब्रिक्स का कोई एविडेंस नहीं मिला है, बट इंडस वैली सिविलाइजेशन में बर्न ब्रिक्स थी। फिर डबल स्टोरी बिल्डिंग्स भी मिली हैं। कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड मीन्स आंगन। सपोज करो ये घर है, घर के बीच में एक आंगन बना रहता था, घर में बाथरूम भी पाया गया कई घरों में, और वेल कुएं भी मिले हैं पानी पीने के लिए। तो ये काफ़ी एक फ्लरिशिंग सिटी थी। फिर और पॉइंट्स देख लेते हैं। तो देखिए 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर मिले थे पूरे सिटी में। जैसे कि मैंने बताया कि जो सिटाडल था, सिटाडल में प्रेयर हॉल्स थे, पब्लिक हाउसेस थी, पब्लिक स्ट्रक्चर्स बना गए थे, लार्ज पब्लिक स्ट्रक्चर जहाँ लोग गैदर होते थे। जैसे कि ये रहा आपका ग्रेट बाथ मोहनजोदारो का, यहाँ रिचुअल बाथिंग बेदिंग होती थी, लोग आते थे और एक पर्टिकुलर रिचुअल के तहत नहाते थे। तो इस तरह से पब्लिक हाउसेस, पब्लिक स्ट्रक्चर्स बने हुए थे और प्राइवेट हाउसेस भी थे। फिर इस पूरे एरिया में, दैट मीन्स इन डिफरेंट सिटीज, हड़प्पा हो गया चाहे मोहनजोदारो हो गया, ग्रैनरीज मिली हैं। ग्रैनरीज क्या होती हैं? तो ग्रैनरीज में अनाज को स्टोर किया जाता है। तो जैसे कि आपको पता है ये बेसिकली ये ट्रेड सेंटर थे और यहाँ पे बार्टर सिस्टम के थ्रू ट्रेड होता था। तो स्पेसिफिकली सपोज करिए कि बाहर से कोई अनाज लेके आया और कुछ वस्तुओं को यहाँ से ले गया, तो अनाज को स्टोर कहाँ करेंगे ये? तो ग्रैनरीज बनी हुई थी ताकि वो अपने अनाज को वहाँ स्टोर कर सके। अगर फॉरेन में उसको एक्सपोर्ट करना तो एक्सपोर्ट कर दिया, या फिर अपने पर्पज़ के लिए यूज़ करना है तो यूज़ किया। तो वो ग्रैनरीज थी। फिर ड्रेनेज सिस्टम था। तो जैसे आज का ड्रेनेज सिस्टम है कि हर घर नालियों से कनेक्ट होती हैं, छोटी छोटी नालियाँ बड़े नालों से कनेक्ट रहते हैं, और बड़े बड़े नाले जाके कहीं नदी में गिरते हैं, या फिर आजकल तो उसे सीवेज सिस्टम जो लगे रहते हैं उसमें ठीक किया जाता है, उन्हें फिल्टर किया जाता है। तो उस टाइम पे भी ऐसा था कि हर एक घर जो छोटी नालियों से जुड़ा हुआ था, छोटी नालियाँ बड़े नालियों से जुड़ी हुई थी, और हर एक नालियों में मैन होल्स बनाए गए थे जिन्हें ढका भी गया था ताकि उसी समय समय पे उसकी सफाई हो सके। दैट मीन्स पूरा सैनिटेशन और हाइजीन का ध्यान रखा गया था। दैट मीन्स वो काफ़ी एडवांस लेवल पे था। तो ये रहा टाउन प्लानिंग ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर के बारे में। तो देखिए आज का जो ये रीजन है वो बहुत ही फर्टाइल तो नहीं है, बट उस टाइम पीरियड में ड्यू टू इंडस रिवर काफ़ी सेडिमेंटेशन करती थी, और जब बाढ़ का टाइम आता था तो पूरा वो सेडिमेंट चारों तरफ फैल जाता था। और जब बाढ़ के ख़त्म होने के टाइम पे लोग वहाँ खेती करके अनाज उगाते थे और एक्सटेंसिव अमाउंट में अनाज उगाया जाता था। जैसे कि वीट, राई, पीस, इसमें मस्टर्ड, सबकी खेती हुई है। राइस के रिमेन्स जो मिले हैं हमें लोथल से मिले हैं। देखिए ऐसा माना जाता है कि जो हड़प्पन्स थे, दैट मीन्स प्री हड़प्पन्स ने ही सबसे पहले, हड़प्पन कल्चर ने ही सबसे पहले कॉटन की खेती की थी। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि मेहरगढ़ एक ऐसा विलेज था जहाँ से कॉटन की अवशेष मिले हैं, कॉटन की खेती होती थी यहाँ पे। फिर और कालीबंगन एक सिटी थी राजस्थान में, वहाँ पे फ्यूरोस मिले हैं। जैसे कि खेत की जब जुताई होती है तो एक लाइन बनती जाती है। फिर बनौली से ये टेराकोटा का मिट्टी का प्लॉशेयर मिला है, प्लॉ जिसे जो हल होता है जिससे खेत जोता जाता है। फिर अपार्ट फ्रॉम दीज गाबर बैंड्स और नालास के भी अवशेष मिले हैं। दैट मीन्स इरिगेशन के पर्पज़ के लिए इनमें पानी को स्टोर किया जाता था। तो ये रहा एग्रीकल्चर का सिस्टम। फिर हम बात करते हैं ट्रेड कैसे और कहाँ होता था। तो देखिए मेसोपोटामिया हो गया, इजिप्टियन जो सिविलाइजेशन हमने भी डिस्कस किया, वहाँ पे यहाँ के मोहनजोदारो के कुछ वस्तुओं के अवशेष मिले हैं, कुछ सील्स के अवशेष मिले हैं, सील जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, सील के अवशेष मिले हैं, कुछ वेट्स के भी अवशेष मिले हैं वहाँ पे। इसलिए कहा जाता है कि जो आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन था उनका ट्रेड रिलेशन था हमारे ईस्टर्न हो गए, हमारे सॉरी वेस्टर्न जो सिविलाइजेशन थी मेसोपोटामिया या फिर इजिप्टियन, इनसे ट्रेड रिलेशंस अच्छे खासे थे। और अगर ट्रेड होता था तो कैसे होता था? तो लोथल एक जो सिटी गुजरात में पड़ती है वहाँ डॉकयार्ड था, तो उसके थ्रू, समुद्र के थ्रू भी होता था।
फिर बोट्स एंड बुलक कार्ट्स के भी अवशेष मिले हैं हमें। आज मिट्टी के बुलक कार्ट्स बने हुए हैं, तो उनसे भी ट्रांसपोर्टेशन का काम होता था। बार्टर सिस्टम का ही मेनली यूज़ होता था। और यहाँ पे आप लिस्ट देख सकते हो कि किस किस चीज़ को बाहर से इंपोर्ट किया गया है। तो पहला हो गया गोल्ड, अफगानिस्तान, पर्शिया, कर्नाटका से सिल्वर, अफगानिस्तान, ईरान, दैट मीन्स सिल्वर की खोज हो गई थी उस टाइम पीरियड में। हड़प्पा में कॉपर, बलूचिस्तान, खेतरी, और उस टाइम पे कॉपर और टिन को जो अजमेर के माइंस हैं इस समय फ़िलहाल में, वहाँ से भी उस समय अजमेर की माइंस से भी निकाला जाता था। फिर आपका कार्नेलियन बीड्स, सो ये सब चीज़ें जो थी इन्हें फॉरेन से ट्रेड किया गया था उस टाइम पीरियड में। फिर सील्स एंड सीलिंग्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये मिले हुए हैं यहाँ मेसोपोटामिया में। फिर वेट्स के भी कुछ अवशेष मिले हैं। अब ये बीड मेकिंग एंड एक्सपोर्ट फ्रॉम चान्हुदारो एंड लोथल। तो बिग मेकिंग इंडस्ट्रीज थी चान्हुदारो और लोथल में, जहाँ से फॉरेन ट्रेड होता था। बीड्स ये इसे भी आप बीड्स कह सकते हो। कुछ ऑर्नामेंट्स होते हैं उन्हें भी बीड कहा जाता है, छोटे छोटे होते हैं वो। तो बेसिकली ये रहा उनका पूरा स्ट्रक्चर, ट्रेड कैसे ट्रेड होता था। माफ़ करिएगा, ये गलती से यहाँ पे लग गया, इसे बता देता हूँ, सॉरी। नाउ अब हम बात करते हैं सील्स का। देखिए ये जो सील्स हैं, जैसे कि हमने पहले वीडियो में डिस्कस करा था, आपको याद होगा, पहले नहीं दूसरे वीडियो में जब हम बात कर रहे थे हिस्ट्री को पढ़े कैसे, तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि हिस्ट्री में न्यूमिस्मैटिक्स, दैट मीन्स स्टडी ऑफ कॉइन इज़ अ गुड सोर्स टू नो अबाउट हिस्ट्री। तो एग्जैक्टली मैंने वहाँ पे मोहनजोदारो और हड़प्पन कल्चर के बारे में मेंशन भी किया था कि वहाँ के सील्स के थ्रू हमें पता चलता है कि उस टाइम पीरियड में कौन कौन से जानवर थे। देखिए ये यूनिकॉर्न रहा, ये इसकी पूजा होती थी मोहनजोदारो में स्पेसिफिकली। ऐसे सील्स मिले। ये रहा पिक्टोग्राफिक राइटिंग, जो अभी डिसाइफर तो नहीं की गई है, लेकिन वहाँ के सील्स के ऊपर जानवरों के फिगर बने रहते थे। ये राइनोसेरॉस हो गया, ये ऑक्स हो गए, ये आपका एलिफेंट हो गया। फिर एक सील मिला है मोहनजोदारो से, पशुपति सील, जिसमें एक शिवा, प्रोटोटाइप शिवा बोलते हैं इन्हें, शिवा के का ही एक रूप मानते हैं। वो बैठे हैं योगिक पोजीशन में, और भी जानवर चारों तरफ बने हुए हैं इनके। तो देखिए ऐसा मानते हैं कि काऊ का सिंबल, काऊ जो गाय होती है, इसका सिंबल किसी भी सील में नहीं मिला है हमें इस मोहनजोदारो या इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो हम ये बोल सकते हैं कि काऊ उस टाइम पे अवेलेबल नहीं थे, काऊ उस समय पे प्रेजेंट नहीं थे। बट हॉर्स के कुछ कुछ एविडेंसेस मिले हैं। तो हॉर्स उस टाइम पे मानते हैं कि प्रेजेंट था। बट हाँ, वो भी काफ़ी क्लियर नहीं है, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि किस किस जगह पे कौन कौन सी चीज़ें मिली हैं अगले वीडियो में। तो सील्स की बात कर लें तो बहुत सारे सील्स मिले हैं। छोटे छोटे इंस्क्रिप्शंस थे, जैसे कि मैंने आपको बताया, वन हॉर्न्ड बुल, बफेलो, टाइगर, एनासोरॉस, गोट एंड एलिफेंट, स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर टाइप, यूनिकॉर्न फ्रिक्वेंटली रिप्रेजेंटेड। तो जैसे कि यूनिकॉर्न जो था, जहाँ जो सेक्रेड मानते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में, उसके भी काफ़ी सील्स मिले हैं। तो सील्स के थ्रू हमें पता चलता है कि उस टाइम पीरियड में कौन कौन से जानवर थे, कौन कौन से नहीं थे। तो ये रहा आपका सील्स। फिर आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में बात कर ले तो देखिए बेसिकली 3 या 4 तरह की क्राफ्ट्स या आर्ट्स मिले हैं। पहले तो सील्स हो गए, फिर स्टोन के स्टैचू, फिर उसके बाद टेराकोटा के स्टैचू मिले हैं, जैसे कि एक डांसिंग गर्ल के स्टैचू मिली है, ये देख सकते हैं आप। फिर मदर गॉडेस, ये रही मदर गॉडेस, इनके भी स्टैचूज मिले हैं छोटे छोटे। ये टेराकोटा के मदर गॉडेस हैं। ये आपके ब्रॉन्ज की डांसिंग गर्ल है। इससे पता चलता है कि ब्रॉन्ज का यूज़, दैट मीन्स कॉपर प्लस कॉपर में जब आप टिन मिलाएंगे तो ब्रॉन्ज बनता है। तो उस समय पे लोग मिक्सिंग करने लगे थे, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कैलकोलिथिक टाइम पीरियड में। फिर आता है आपका ब्राइट एंड डार्क रेड ग्लेज्ड पॉटरीज। जो पॉटरीज थी उनका भी काफ़ी अच्छे स्तर पे यूज हुआ है, और खासकर वो डार्क रेड ग्लेज, मतलब डार्क रेड में चमकदार पॉटरीज बनाया था उन्होंने। फिर ब्रॉन्ज गर्ल, डांसिंग गर्ल मोहनजोदारो से, टेराकोटा फिगर्स ऑफ मदर गॉडेस भी मिले हैं। ये तो कई जगहों पे मिले हैं। ये तो आपके इनाम गांव में भी मिला था, हमने जब पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कैलकुलेटिक टाइम पीरियड के बारे में। आगे देख लेते हैं। ये रहा रेड ग्लेज्ड, ये है मेल टॉर्सो भी मिला है। फिर टेराकोटा के बुल्स मिले हैं। अब बुलक टॉयस, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया थोड़ी देर पहले, टेराकोटा के बुलक टॉयस मिले हैं। टेराकोटा के प्लाव बनाली में हमने अभी देखा था पिछले स्लाइड्स में। पशुपति शील भी देखा था हमने पिछले स्लाइड्स में। फिर बियर्डेड प्रीस्ट मोहनजोदारो, ये रहे बियर्डेड प्रीस्ट, ये मोहनजोदारो से मिले हैं। तो ये रहा आर्ट एंड कल्चर। हम अगली वीडियो में ये देखेंगे कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे मिली हैं
और हम एक एक पर्टिकुलर साइट के बारे में पढ़ेंगे कि कब इसकी खोज हुई थी, किस नदी पे बसा हुआ है और किसने इसको खोजा स्पेसिफिकली, और क्या क्या चीज़ें यहाँ से मिली हैं। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें। आपका कोई सजेशन हो, आप कोई और सब्जेक्ट के बारे में जानना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, तो अपने सजेशंस को कमेंट करिए, कमेंट में डालिए। फिर अगर आप एक एक्सटेंसिव रूप में, एक यूनिक वे में यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप हमारे एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया जाएगा। आप वहां से एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, प्ले स्टोर में मिलेगा आपको। आपको वहां पे एक यूनिक वे में अलग अलग कॉन्सेप्ट को समझने का मौका मिलेगा। जैसे कि स्टडी कार्ड दिए हुए हैं, फ्लैश कार्ड दिए हुए हैं, पॉइंट वाइज दिए हुए हैं। आप वहाँ पे पढ़ के इजीली कॉन्सेप्ट को ग्रैस्प कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर आप क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना चाहते हो, पास्ट ईयर क्वेश्चंस को, तो वो भी वहाँ पे दिए गए हैं फ्लैश कार्ड्स के रूप में। आप उन्हें भी सॉल्व करके एक अच्छा नॉलेज बेस तैयार कर सकते हो। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। हैव अ वेरी गुड डे।